बहुत ज्यादा पैसा भी स्टेरॉइड होता है। चाइना ने ना 1980 में सोचा था कि हमें दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, यार 20 साल में कर दिया उन्होंने। एंटरप्रेन्योर आप हो इसलिए ना कि आपको चैलेंजेस सॉर्ट करने हैं। इंडस्ट्रीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करीबन 10 साल आगे, तो हमें करीबन 40-50 लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। उनका ये माना था एडटेक तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपके सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज मैं लेके आया हूँ एफएमसीजी की एक कंपनी को, और ये आपको आज बताने वाले हैं किस तरीके से आप एफएमसीजी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली ले जा सकते हो। और आज हमको सात्विको के फाउंडर बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रसून गुप्ता है। मैं सात्विको का फाउंडर हूँ। सात्विको में हम लोग जो इंडिया के सुपर फूड्स हैं, इसको दुनिया भर में दुनिया के लोगों तक ले जा रहे हैं। आज हम लोग दुनिया की 7 कंट्रीज़ में मौजूद हैं और करीबन 5000 स्टोर्स पे, जो दुनिया के सबसे प्रीमियम स्टोर्स हैं, वहाँ पर आज सात्विको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम लोग यूएस, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई एंड जर्मनी, इंडिया के अलावा इन देशों में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आपके दिमाग में ये आइडिया आया, या इससे पहले भी आप कुछ करते थे? तो स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी बिजनेस जर्नी की? तो साहिल, जैसे तुमने आज बताया कि तुम एक एडटेक कंपनी खोलना चाह रहे हो, आजकल सब जगह एडटेक की डिमांड है। तो हम लोग आईआईटी रुड़की से निकले थे 2009 में, और उस समय पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेके लोगों में इतना रुझान नहीं था। मैन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम्स व्हेन पीपल वर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बज़वर्ड। एंड उस टाइम पे फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, हम जिनको सबसे बड़ा एक अपना वो मानते हैं, एक आइडल मानते हैं। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि स्टार्टअप करेंगे। तो हमने कॉलेज से निकलने से पहले, एक सेमेस्टर पहले, अपनी एडटेक कंपनी कॉलेज में चालू कर दी थी। हम 5 दोस्त थे उस टाइम, और कंपनी का नाम था टेक बडी। हमारा मानना था कि धीरे धीरे जो पूरी दुनिया में एजुकेशन है वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगी। उसमें हमारा इंपॉर्टेंट मानना ये इसलिए भी था कि अगर आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो, तो उसमें आमिर खान एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारता है कि ज्ञान तो दुनिया भर में बट रहा है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वहाँ जाके ज्ञान ले सकते हो। जिस भी क्लास में बैठना चाहो वहाँ जाके ज्ञान ले सकते हो। आज 2021 में बिकॉज ऑफ पैंडमिक हमें ये चीज़ रियलिटी में दिख रही है कि आपको जो भी ज्ञान चाहिए, आज आप साहिल जी का वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर इससे कोई लर्निंग मिलती है, तो आज जहाँ पर भी आप बैठे हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको वो लर्निंग वहाँ पर बैठ के मिल पा रही है। तो ये जो एडटेक का हमने एक स्टार्टअप चालू किया था 2009 में, इसको हमने कुछ 2013 तक चलाया। उसके बाद हमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने हमें बाय आउट कर लिया, और 2014 में, 1 साल बाद उसके, हमने सात्विको की शुरुआत करी। ठीक है, एक बार मैं आपको पीछे पूछना चाहूंगा, जो आपने एडटेक शुरू किया उसमें आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचे? तो देखिए, हमारा एडटेक का सपना ये था कि दुनिया भर में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छी नॉलेज है। और आज जब कोई एक बच्चा इंजीनियरिंग या एमबीए कॉलेज से निकलता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि जब वो नौकरी करने जाएगा तो नौकरी में उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। आज इंडस्ट्रीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करीबन 10 साल आगे। आज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करो तो ये जो 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो कॉलेज में अब इंट्रोड्यूस की गई है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज वाले या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ में है, एंड द इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर दोज टेक्नोलॉजीज, बट हमारे कॉलेज में वो सब पढ़ाया नहीं जाता। इस तरह के बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो इंडस्ट्रीज में लोगों से एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर नहीं बताया जाता। तो हमने क्या किया, हमने दुनिया में करीबन 1000 से ज़्यादा इस तरह के एक्सपर्ट्स को, जो कि कंपनीज के सीईओज थे, सीनियर लेवल पे थे, सीटीओज थे, हमने उनको अपनी कंपनी में एज ज्ञान बियरर्स, एज पार्ट टाइम ट्यूटर्स इन्वॉल्व किया। तो वो पेड थे? हम लोग उनको हर एक लेक्चर का पैसा देते थे, और होता यह था कि हमने करिकुलम्स बना रखे थे। इन करिकुलम को हम कॉलेज के साथ बच्चों को डिलीवर करते थे, 3rd ईयर से लेकर 3rd ईयर के बाद तक। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब बच्चा 4th ईयर में निकले तो उसके पास वो सारी नॉलेज हो जो इंडस्ट्री में उससे एक्सपेक्ट की जाती है, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, दोनों। तो इस तरह का हमारा एक प्रोडक्ट था। हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में करीबन 20 से ज़्यादा शहरों में काम करते थे। हमने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया, और अच्छा काम किया। मतलब शुरुआत के टाइम थे, एडटेक इतना बड़ा था नहीं। आपके पास एक ही प्रोडक्ट टाइप्स था कि आप एक ही कोर्स टाइप कराते थे, या फिर और भी? नहीं, हमारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चों के अलग अलग कोर्सेज थे। तो कुछ कोर्सेज थे जो सिर्फ हार्ड स्किल्स के ऊपर होते थे, जैसे इंजीनियरिंग हार्ड स्किल्स हो गई। अगर मान लीजिए बच्चा 3rd ईयर में है तो 3rd ईयर के अलग अलग कोर्स होता था, ब्रांच का अलग कोर्स होता था। तो इस तरह के कुछ 15-20 प्रोडक्ट्स थे हमारे, और उन सब के अंदर कुछ कुछ ड्यूरेशन में भी फर्क होता था। कुछ कोर्सेज थे जो 6 महीने के थे, कुछ कोर्सेज थे जो महीने भर के थे। इस तरह के अलग अलग कोर्सेज हम लोग करते थे। और खुद से ही स्टार्ट किया था? हाँ जी, बिल्कुल। खुद के पैसे लगा के? हमने अपने घर वालों से 50-50 हज़ार रुपये मांगे थे, बिकॉज क्या था कि रुड़की से हमें दिल्ली आना था, दिल्ली में रहने के लिए घर चाहिए था। अब दिल्ली में दिक्कत क्या है, जब आप कोई भी स्टार्टअप दिल्ली जैसे शहर में लेके आते हैं ना, तो एक कॉलेज से निकला हुआ यंग बैचलर, अनमैरिड,
उसको कोई घर नहीं देता। और हमारे साथ दूसरी दिक्कत थी कि हमें घर के अंदर ऑफिस लाना था, उसके अंदर लोगों को भी लाना था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने अपना पहला ऑफिस रोहिणी में चालू किया था, रिठाला के पास मेट्रो स्टेशन जो है। और हमारा जो ऑफिस और घर था वो ऐसा था कि हमें किसी ने घर नहीं दिया। हमारा बजट भी सिर्फ 6,000 रुपये का बजट था, उसमें 5 लोगों को रुकना था और ऑफिस भी चलाना था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारा वो वाला ऑफिस है उसके अंदर उन्होंने एक दूध वाले और जो नाई वगैरह लोग हैं उनके लिए हॉस्टल बना दिया है। और बेसिकली था कि एक मकान मालिक मिला हमें, उसको अपने प्लॉट को कवर करने के लिए कुछ पैसा चाहिए था, तो उसके लिए उसको टेनेंट नहीं मिल रहे थे, तो उसने 4 दीवारी उठा दी। हम उसके पहले टेनेंट थे और ऐसा वो घर था कि उसमें बारिशों में पानी टपकता था ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग बनाई थी कि जिसका मतलब कोई और यूज था ही नहीं। तो मतलब इस तरह की शुरुआत थी। तो उसके बाद हमको पहला क्लाइंट मिल गया था अपना। डेवलप आपने खुद ही किया था सब कुछ स्टार्टिंग हाँ जी में? बिल्कुल, शुरुआत से हम लोगों ने सब कुछ स्क्रैच से चालू किया था। वेबसाइट खुद ही बनाई, इन हाउस बनाई? सब कुछ, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इन हाउस थी। हमारे पास जो मेरा को-फाउंडर है आज भी सात्विको में, वो उस टाइम भी टेक बडी के अंदर CTO था, और उसका बचपन से कीड़ा है कि उसको टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके प्लेटफॉर्म वगैरह क्रिएट किया। ठीक है। और स्टार्टिंग में जब आपने पहले किसी ट्रेनर को ऑनबोर्ड किया था तो उसमें क्या दिक्कत आई थी आपको? देखिए, एक चीज़ जो IIT रुड़की ने मुझे दी अपनी लाइफ में, वो ये दिया कि एक्सेस टू नेटवर्क जिसे आप कहते हो। आज आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे साहिल जी आप आज बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, जब आप उनसे जान पहचान बनाते हो ना, तो वो लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू के 100 ट्रेनर तो ऐसे थे जो बहुत ही सीनियर लोग थे, मतलब करीबन 5-5 हज़ार करोड़ कंपनी के CEOs थे। एंड मैंने उनसे बोला कि सर प्लीज़ आप हमारे यहाँ पर ट्रेनर बन जाइए। तो उनको बड़ा अटपटा लगा कि यार ये मतलब ट्रेनर क्यों बना रहा है मुझे। मैंने कहा सर आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस आपसे महीने में 3-4 घंटे चाहिए होंगे। और वो खुशी खुशी आए, उनको भी पढ़ाने में बड़ा मजा आता था, उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनको बच्चों के पास वापस जाने का मौका मिलेगा। तो शुरू के 100 ट्रेनर में तो हमें कोई चैलेंज नहीं आया, लेकिन जब उसको स्केल करना पड़ा तो ऑब्वियसली हमें रैंडम लोगों को, अननोन लोगों को भी रीच आउट करना पड़ा। उस टाइम लिंक्डइन इतना पॉपुलर था नहीं, नया नया प्लेटफॉर्म था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि आप ऑनलाइन कैसे जाके किसी को रीच आउट करो। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। बट हाँ, हमने करीबन 1000 ट्रेनर्स को ऑनबोर्ड किया था। उसके बाद आपने इसको सेल आउट कर दिया? तो देखिए 2012-11 में जब हमने कंपनी चालू करी थी, उस टाइम पे ना मोबाइल पे आपको याद होगा एज आता था, 2G इंटरनेट। तो पहले तो आप डिलीवर कैसे करो, आपने कंटेंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए आपके पास इंटरनेट की स्पीड ही नहीं थी। हम लोग कॉलेजेस में जाते थे, कॉलेज में ब्रॉडबैंड ही नहीं होता था, वहाँ के बच्चे अपने ईमेल्स ही चेक नहीं करते थे। मतलब आपको ये सब सुन के आश्चर्य होगा 2021 में कि ऐसा भी होता था, क्योंकि आज तो सब जने ऑनलाइन बैठे हुए हैं। उस टाइम पे 2G पे पूरा दुनिया हिंदुस्तान चलता था, और 2G के अंदर आप वीडियोस नहीं स्ट्रीम कर सकते। तो इसी वजह से हमें कॉलेजेस की या तो इंटरनेट पे अपना प्रोग्राम डालना पड़ता था, या फिर हमारे सेंटर्स में हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करते थे। तो टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो बिगर चैलेंज, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी नहीं, इंटरनेट इतना एडवांस ही नहीं था कि हम लोग एक अच्छी तरह से एडटेक कंपनी को बिल्ड कर सकें। और हम जब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते थे तो हमें, मतलब मुझे याद होगा, मैंने 40-50 वेंचर कैपिटलिस्ट को रीच आउट किया कि सर फंडिंग चाहिए एडटेक के लिए। तो मुझे कहते थे भाई प्रसून ये एडटेक क्या होता है, पहले तो ये समझाओ, क्योंकि एजुकेशन में क्या टेक्नोलॉजी। और कहते थे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो है एजुकेशन में, वो एड्यूकॉम्प हुआ करती थी, जिसका रेवेन्यू सिर्फ 400 करोड़ था। उन्होंने कहा यार 400 करोड़ की कंपनी अगर बनाना चाहते हो, मैं तो नहीं पैसे लगाऊंगा। तो हमें करीबन 40-50 लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। उनका ये मानना था एडटेक तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। और आज वही VCs मतलब सारी कंपनीज में $1 बिलियन लगा के बैठे हुए हैं। तो एक चीज जो हमें रियलाइज हुई कि उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास शायद थोड़ा अर्ली थे हम मार्केट में, तो हमें एक अच्छे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिले जिनको इस कंपनी को बड़ा करने का एक अलग विजन था। ठीक है। तो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, हमारा उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, तो उन्होंने कहा यार मैं इस कंपनी को ग्रो करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको बाय आउट करना चाहता हूं। पूरा बाय आउट कर दिया? तो उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म और कंटेंट को बाय आउट किया था पूरा, या आपने कुछ इक्विटी रखी अपने पास? नहीं, हमने फिर एक्चुअली ये था कि हम लोगों का मन ये था कि इसके बाद कुछ नया करेंगे, जो भी था अपनी जर्नीज में आगे, तो ये सोचा था। उस टाइम कितने रुपए मिल गया आपको? तो देखिए उस टाइम पे ऐसे एग्जिट्स बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, बट हम 3 फाउंडर्स थे, 5 ने चालू किया था, बट पहले 6 महीने में दो लोग छोड़ के चले गए थे। उसकी भी एक अलग कहानी है। बट हमने इंडिविजुअली कुछ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तीनों ने इंडिविजुअल बेसिस पे कमाए पहली कंपनी बेच के। तो 2-2.5-3 करोड़ रुपए में हमने फिर सात्विक को शुरू किया? तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने कॉलेज से निकलने के पहले ही अपनी कंपनी चालू कर ली थी। तो जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो ना, तो आपका सारा, इट्स लाइक यू आर हैविंग अ बेबी, एंड इफ़ यू हैव अ बेबी योर एंटायर टाइम इज स्पेंट ऑन योर बेबी, मतलब आप उसके बाहर कुछ सोचते नहीं हो। तो हमने 4 साल ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और हमने पूरे 4 साल में अपने काम के बाहर कुछ सोचा ही नहीं था। मैं पहली बार खाली था जिंदगी में, जैसे कहते हैं वेला हो गया था। मतलब मैं 2013 में एकदम वेला था, वो कंपनी बेच दी और काम कुछ था नहीं, तो अब क्या करें।
तो मैंने इंडिया में और इंडिया के बाहर खूब घूमा मैं, मतलब आई लिव्ड इन द यूएस फॉर 3 months, आई वेंट टू यूरोप, आई वेंट टू इंडिया के मैं करीबन 28 स्टेट्स घूमा। मैं इंडिया के बॉर्डर पे गया, जहाँ जम्मू कश्मीर में जहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं उनमें जाके रहा। और मतलब एक एक्सपीरियंस है मेरा कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पर एक खेत है, उस खेत में बच्चे हैं, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला एंड आई वॉज सो प्राउड कि मैंने इंडिया के बॉर्डर पे जाके क्रिकेट खेला। आज भी वो फोटो मेरे पास है। और जब मैं इतना घूमा तो मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई, हमारा जो एक देश है ना, जो भारत देश है, वो इतना डाइवर्स है और हमारे पास इतना कुछ है दुनिया को देने के लिए, बट समहाउ ना हमारी मार्केटिंग स्किल्स बहुत पुअर है। आप जब यूएस जाते हो, साहिल आप तो रिलेट कर पाओगे, आप खुद एक मार्केटर हो, अमेरिका में जिस तरह से लोगों को मार्केटिंग का ज्ञान है या जिस तरह से लोग मार्केटिंग करते हैं, वहां एक बच्चा पैदा होने के बाद ना बेचना सीख जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को हम कहते हैं यार बेचो मत, मांगो मत, इस तरह का ना हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग बहुत हम्बल हैं, हम लोग बहुत पोलाइट हैं। और जब कोई अपनी तारीफ करता है या अपनी चीज को बाहर जाके बताता है तो हम कहते हैं तो बहुत एरोगेंट बंदा है। और ये चीज हमारी शुरू से, हम लोग बहुत हम्बल हैं एज इंडियंस। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि आज हम अगर इंडिया के कोने कोने में जाएंगे ना, आपको रियलाइज होगा द ब्यूटी ऑफ इंडिया, द ब्यूटी ऑफ इंडियन पीपल एंड द डेप्थ ऑफ इंडियन हेरिटेज। और उसी हेरिटेज के साथ एक मेरा बचपन से ना एक बहुत बड़ा पैशन है फूड। मैं एक फूडी के अलावा एक बहुत अच्छा कुक भी हूं, मतलब मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और इन 27 स्टेट्स में जाके मैंने बहुत खाया और मैंने ये देखा कि भाई हिंदुस्तान में हर एक जगह पे, हर एक कोने में कुछ नया है। और उसके हेल्थ बेनिफिट्स में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये तो सब 10,000 साल पुरानी रेसिपीज हैं, जो हमारे घर की जो विमेन है ना, आज जो हमारी मॉम है या जो मेरी ग्रैंड मॉम है, उनके थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन रेसिपी ट्रांसफर हो गई है। आप अपने घर में अचार खाते होंगे, आप कहते होंगे नानी जी ने बनाया था। अब नानी जी ने कहां से सीखा? उनकी नानी से सीखा। आज वही अचार के बेनिफिट्स को अमेरिका के लोग, दुनिया के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम कहते हैं यार तेल वाली चीजें मत खाओ। आप उसके बेनिफिट्स तो देखो, वो तला हुआ नहीं है, उसमें ट्रांस फैट नहीं है, उसको धूप में रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी आता है। आज हिंदुस्तान में मेजॉरिटी लोगों के अंदर विटामिन डी नहीं है क्योंकि हम लोग उस तरह की चीजें खाते ही नहीं है। मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हमारे देश का अगर योगा जो हमारे देश ने दुनिया को दिया, आज दुनिया के हर एक कोने में, आज अमेरिका के आप किसी भी घर में जाएंगे ना, हर एक घर में इंसान सुबह उठ के योगा कर रहा है। अगर हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी साइंस दुनिया को दी तो एक और साइंस है विच इज कॉल्ड फूड साइंस। मुझे लगता है हमारा जो फूड साइंस है ना, वो इतना रिच है कि अगर हम उसको दुनिया के पास लेके जाएं तो दुनिया बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमने सात्विकों की शुरुआत करी। सात्विकों का एक क्लियर सा विजन है कि जो जिस तरह से योगा ने दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांति और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीज लोगों के अंदर लेके आए और आज लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हुए, हम लोग फूड योगा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। फूड योगा रेवोल्यूशन का मतलब है कि इंडिया के 10,000 साल पुरानी रेसिपीज को हिंदुस्तान के जितने कोने में जो सुपर फूड्स हैं उसको आज की जो जनरेशन है वो जैसे भी खाना चाहती है। आप मैगी खाना चाहते हो, मैं आपको मैगी का ऑल्टरनेट दूंगा जो कि इंडियन सुपर फूड से बना होगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके किसी भी और तरह के खाने से मच बेटर है। तो हमने सारे सुपर फूड्स को री इन्वेंट करके आज हम दुनिया भर में सात्विकों के अंदर फूड योगा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज आवर आइडिया बेसिकली। ठीक है, तो जब आपको ये आइडिया आया तो स्टार्ट कैसे किया आपने, उसको स्केल कैसे किया? सो देखिए, स्टार्टिंग के टाइम पे तो हम लोगों का फूड में जाने का मन था। तो जब हम लोग इंडिया भर में घूम रहे थे, हमें लगा यार फूड इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड एक ब्रांड क्रिएट करते हैं जो हम दुनिया में ले जा सकें इंडिया से। तो फूड के बहुत सारे आइडियाज़ हमने इवेल्युएट किए। फिर एक दिन मैं ये 2018 की बात है, नवंबर की, दिवाली पे मैं दिल्ली से उदयपुर जा रहा था। मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। उदयपुर एक ब्यूटीफुल सिटी है राजस्थान के अंदर। तो जेट एयरवेज में ना, जब जेट एयरवेज चलती थी तो उसके अंदर एक जेट विंग्स मैगजीन आती थी। उस मैगजीन सुबह सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो मुझे वो ब्रेकफास्ट में लेके आया कुछ। अब मैंने वो आधी आंखों से वो मैगजीन खोली, उसके अंदर ना मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स दिखे खाने के। मैंने कहा ये क्या है, होता ना यूरेका मोमेंट। तो मैंने ये पढ़ा कि वो जो पूरे 4 पन्ने थे, वो जो 4 पेजेस थे, वो सात्विक फूड के बारे में उन्होंने लिखा था कि आज सात्विक फूड क्या होता है, सात्विक फूड कैसे हमारे इंडियन फूड साइंस के अंदर खाने को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड था उसको हम लोग सात्विक फूड के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा भाई यही यूरेका मोमेंट है। मैं फ्लाइट से लैंड हुआ, मेरा जो को फाउंडर अंकुश, मैंने उसको लैंड होते ही फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अंकुश, आज तो आइडिया मिल गया, क्या करना है, हम लोग सात्विक फूड को, जो इंडिया का सबसे प्राचीन फूड है, उसको मॉडर्न जनरेशन को के लिए मॉडर्न तरीके से री इन्वेंट करके उसको दुनिया भर में लेके जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत करी, हमने एक रेस्टोरेंट कंपनी की तरह चालू किया। हमारा शुरू का जो गो टू मार्केट था, जैसे होता है ना जब आप कोई भी कंपनी लॉन्च करते हो, आपका पहला प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा पहला प्रोडक्ट फ्रेश फूड था।
तो हमने रेस्टोरेंट्स का एक चेन चालू किया। हमने 14 रेस्टोरेंट्स खोले दिल्ली, एनसीआर, गांधीनगर, जयपुर के अंदर। और उनके अंदर हम लोग जो सुपर फूड्स ऑफ इंडिया थे उनको मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करके रेसिपीज के थ्रू सर्व करते थे। और ये खुद की इन्वेस्टमेंट थी सारी की सारी भी? तो देखिए, कुछ जो हमने पहली कंपनी से एग्जिट लिया था, वहाँ से हमारे पास पैसा बचा था, वो लगाया। हमारे एक दोस्त ने और पैसा दिया। तो शुरुआत में ये दोस्त ने और हमने खुद मिलके ही पैसा लगाया था। और बस उसके बाद ये हुआ कि 3 साल हमने रेस्टोरेंट चलाए, बट ग्रेजुअली मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। हमने फिर पैकेज फूड की तरफ अपना एक पिवट किया छोटा सा। अब हम लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं है, अब हम पैकेज फूड में ही हैं, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि रेस्टोरेंट बिजनेस का जो मार्केट सेगमेंट होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड होता है। आपने एक रेस्टोरेंट दिल्ली के अगर GK2 में खोला तो उसमें आसपास के 2 किलोमीटर के लोग ही वहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं या आके खा सकते हैं, लेकिन हमें तो दुनिया भर में जाना था। अब आप दुनिया भर में रेस्टोरेंट चेन को कैसे एक्सपैंड करोगे? आपके पास 1000 करोड़ रुपए तो थे नहीं कि भाई हर जगह रेस्टोरेंट खोल दो। हमारे पास तो लिमिटेड कैपिटल था। तो उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते करते हमें रियलाइज हुआ कि पैकेज फूड में एंटर करते हैं। फिर 2017 में हम लोगों ने पैकेज फूड में एंटर किया और वहाँ से हम लोगों ने फिर इस कंपनी को पूरा पिवट कर दिया फ्रॉम अ रेस्टोरेंट कंपनी टू अ पैकेज फूड कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था पैकेज फूड के अंदर? हाँ, तो देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत थी, क्योंकि शुरू में पैकेज फूड जब हमने लॉन्च किया था, हमने अपने रेस्टोरेंट्स में बेचने के लिए लॉन्च किया था। जैसे हमारे पास 14 रेस्टोरेंट्स थे, हमने कहा जब कस्टमर यहाँ पर आएगा तो ये पैकेज फूड भी उसको देंगे। तो हमारे 3-4 प्रोडक्ट थे। एक हमारा बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं चिकपी सुपर शॉट या गुड़ चना सुपर शॉट। आज गुड़ चना सुपर शॉट इट्स बेसिकली एक डेजर्ट है जिसके अंदर प्लांट प्रोटीन, वीगन, ग्लूटेन फ्री, इस तरह के सारे बेनिफिट्स हैं। आज अमेरिका के मार्केट के अंदर हमने उसी के चॉकलेट वर्जन और M&M वर्जन लॉन्च किया है। और वहाँ के बच्चों को हम कहते हैं कि आप चॉकलेट तो खाते ही हो, आप चॉकलेट के साथ प्रोटीन भी खाइए। तो चॉकलेट के बीच में आपको चना मिलेगा जो प्रोटीन की तरह आपके लिए बड़ा हेल्दी होगा। तो वहाँ के पेरेंट्स पागल हो गए, मतलब ये चीज़ समझ के। इसी तरह हमने मखाना लॉन्च किया। तो जो रोस्टेड मखाने होते हैं, हमारे यहाँ तो हम बचपन से खाते आए हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या लोग पॉपकॉर्न खाते हैं। वही अब पॉपकॉर्न के अंदर ना हेल्थ बेनिफिट्स उतने नहीं होते। आज मखाना आप लेंगे तो मखाने के अंदर इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कैल्शियम से लेकर ग्लूटेन फ्री, वीगन और इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इतनी सारी चीजें होती हैं कि आज हमारे यहाँ पर उसको गॉड फूड कहा जाता है, कि वो खाना जो देवों को चढ़ाया जाता है। तो अगर यही चीज आज अमेरिकन से आप जाके पूछोगे तो उसको पॉपकॉर्न वर्सेस मखाना, उसको मखाना इतना पसंद आ गया है कि यार वो मखाना छोड़ना नहीं चाहता। तो आज दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं मखाना के। हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मखाना जो बाहर भेज रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 हमारे मेन प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद हमने और प्रोडक्ट स्केल करते चले गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बीच में निकल के आया, वो आप सात्विक फूड के बारे में बता रहे थे, क्या होता है सात्विक फूड? है तो ये मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हम लोग ना मारवाड़ी बनिए हैं, हम लोग राजस्थान से हैं और वेजिटेरियन है, मतलब कोर वेजिटेरियन जिसे कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो हमारा खाना होता था उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये जो होता था ये आपके प्रोफेशन के बेसिस पे होता था। प्रोफेशन मतलब आप किस काम में हो। उनका ये मानना था कि जो सात्विक फूड होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है। तो जो लोग दिमाग से ज्यादा काम करते थे, जैसे जो आपके मंत्री थे, ब्राह्मण थे, जो बेसिकली ऑफिस में बैठ के विद्वान लोग जिसे कहते थे, उन लोगों के लिए सात्विक फूड बनाया गया कि भैया इनको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड चाहिए, बिकॉज पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। जो तामसिक फूड था वो था वॉरियर्स के लिए, कि आपको रेज चाहिए, रेज, गुस्सा। तो जो नॉनवेज हो गया या फिर जो लिकर हो गया, इन सब चीजों को तामसिक में डाला गया कि ये इम्प्योरिटी होती है, लेकिन ये इम्प्योरिटी रेज, गुस्से के लिए जरूरी होती है। और जो राजसिक होता है उन दोनों के बीच का होता है। तो आज के जमाने में कोई भी चीज 100% सात्विक नहीं होती, 100% तामसिक नहीं होती। कहीं ना कहीं वो राजसिक के 2 एंड्स पे लाई करती है। तो राजसिक मतलब बीच का हो गया वो। तो बेसिकली ये होता है कि पुराने जमाने में वॉरियर्स के लिए जो फूड था वो तामसिक था और जो विद्वानों के लिए फूड था वो सात्विक था। हमारा ये माना था वॉर तो होती नहीं है, अब आप जाके लड़ते तो हो नहीं कि भैया आजा कुश्ती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या आप बेसिकली वॉर में जाके तलवारें चला रहे हो। आजकल तो मोस्टली लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए मॉडर्न जनरेशन को। तो हमने कहा इसीलिए उनके लिए सात्विक फूड बहुत अच्छा है। सो इस तरह से सात्विक फूड। तो बेसिकली जितनी वेज आइटम्स है वो सबके सब? नहीं, वेज ही नहीं बोलूंगा, सात्विक में और भी चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि आप बहुत एक्स्ट्रा तला हुआ जो खाना होता है उसमें ट्रांस फैट होता है, तो वो सात्विक नहीं रहता। कोई भी चीज जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नेचुरल फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि जिसको आप बहुत ज्यादा परिवर्तित ना करो तरीके से, या उसमें प्रोसेसिंग ना करो बहुत ज्यादा, वो सब चीजें बेसिकली सात्विक में आती हैं। और सात्विक में आप वेजिटेरियन भी आता है, सारा वेजिटेरियन है वो। उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिकर या अल्कोहल यूज ना करें, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा जो लिकर है ना, उसके अंदर तामस होता है। तामस होती है ताकत, मतलब जिसके अंदर बहुत ताकत होती है।
इसीलिए जो मेडिसिन होती है ना वो तामसिक होती हैं। तो जितनी भी मेडिसिन है, जैसे कि आज आप बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो सारी जो मेडिसिन है वो तामसिक उसमें आती है, इसलिए अल्कोहल को मेडिसिन में मिलाया जाता है, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि आप तामसिक नहीं लेते, लेकिन वो तामसिक आपकी बॉडी में जो इम्प्योरिटी है उसको काटने के लिए वो तामसिक चीज यूज की जाती है आज। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल है बट नहीं जानना चाहिए ना, मतलब मैं तो जितना आपको पता है मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो सात्विक के अंदर आप ये बता रहे थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता, जो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते? तो देखिए, प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है आजकल किसी भी फूड में। अगर आप ऐसे सोचें तो अगर आप प्रोडक्ट को फ्राई नहीं कर रहे, जनरली प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव इसलिए डाले जाते हैं, प्रोडक्ट में दो चीज़ें ख़राब होती हैं, एक तो मॉइस्चर, एक उसका जो आप ऑयल, तो आपको थोड़ा सा ऑयल, हमारे पुराने ज़मानों में ना हर चीज़ के ऊपर ऑयल छिड़का जाता था, उसको फ्राई नहीं करते थे, क्योंकि जब छिड़कते हो, ऑयल इज़ एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बॉडी, वी नीड ऑयल बट वी डोंट नीड ट्रांस फैट। हमें तला हुआ ऑयल नहीं चाहिए। जब आप चीज़ों को तल देते हो तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, तो हम लोग चीज़ों को तलते नहीं है, राइट? बेक टाइप्स। हाँ, बेक्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद सीजनिंग लगाने के लिए वी यूज़ ऑयल, बट वो ऑयल कभी तला नहीं जाता, वो नॉर्मल वार्म ऑयल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को तल नहीं रहे, उसकी पैकेजिंग आपने अच्छी करी है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट आप कंट्रोल कर पा रहे हो यूजिंग अदर वेज, लाइक पैकेजिंग में नाइट्रोजन फ्लशिंग करके, या फिर पैकेजिंग में आपने सिलिका जेल डाल दिया, इन सब चीज़ों से आप बेसिकली आप उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो उसकी सीलिंग वगैरह अच्छी करके वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स 12 महीने की शेल्फ लाइफ के होते हैं और 12 महीने तक हमें कोई भी एडिशनल प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ऑयल कौन सा यूज़ करते हो? ऑयल हम लोग जनरली, क्योंकि यूएस वगैरह में कर रहे हैं, वहाँ ऑलिव ऑयल बहुत चलता है। ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है, मतलब इसमें कोई बेस नहीं है। हमारे देश में सरसों का तेल जो कच्ची घानी का होता है, तिल का तेल, वो बहुत खाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, दुनिया में हर एक कस्टमर का या हर एक इंसान का एक नेचर होता है कि वो किस तरह की चीज़ खाता हुआ है। उस नेचर के विपरीत बहुत ज़्यादा आप जाते हो तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाता है, इसलिए हम लोग जो वो खाना चाहते हैं उस तरह का ऑयल उनको हम लोग देते हैं। ठीक है, अब रेस्टोरेंट से जब आपने स्विच मारा कि हम सीधा पैकेज प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उसको मार्केट कैसे किया इनिशियली? तो देखिए, दोनों बहुत ही अलग अलग, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही बहुत बड़ा पिवट था हमारे लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट की मार्केटिंग बिल्कुल अलग होती है, पैकेज प्रोडक्ट की अलग होती है। तो शुरुआत में हम लोग 2 साल तक इंडिया में ही फोकस करते थे। हम लोग हिंदुस्तान के सारे बड़े स्टोर्स में उपलब्ध थे, अमेज़ॉन पे थे, और ठीक ठाक कर रहे थे। बट हमने पिछले 1.5-2 साल में एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि हमारा जो डे 1 पे विजन था ना, वो ये था कि हम लोग भारत की साइंसेस को दुनिया भर में लेके जाएंगे, और अगर हम भारत की कोई चीज़ को भारत में ही दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ के लोग ना चीज़ों को तब तक वैल्यू नहीं करते जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जैसे योग के साथ हुआ, मैं जोकिंगली कहता हूँ कि योग भारत से निकल के अमेरिका गया, योगा बना, और आज फिर से इंडिया में जाके योगा की तरह पॉपुलर हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एक विडंबना है, वो एक डिफ़िकल्टी है, बट दैट्स अ रियलिटी एज वेल। हमने जब अपना यूएस बिजनेस चालू किया तो बहुत छोटा था, बट आज वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो हमें लगता है कि इंडिया बिजनेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगर वहाँ के लोग जो इस चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, और उनको हम लोग अगर ढंग से रीच आउट करते हैं, तो इंडिया के लोग तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह अपना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप चेन से टाई अप कर रहे थे तो क्या दिक्कतें आ रही थी आपको, क्योंकि रिटेल सबसे मुश्किल गेम है? तो देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया में रिटेल इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी ब्रांड्स को लेके उतनी कॉन्शियसनेस है नहीं, मतलब पीपल आर स्टिल नॉट, वी आर अ कमोडिटाइज कंट्री। मतलब यार देखो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमारे देश में ना अभी काफ़ी गरीबी है, और अभी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, वो कुछ लोगों की हुई हैं पूरी और बहुत लोगों की नहीं हुई हैं। तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब तक लोगों की नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, उनसे उसके बियॉन्ड की बात करना, कि आप रोटी कपड़ा मकान से जब ऊपर उठोगे तब आप ब्रांड के बारे में सोचना चालू करोगे। तो आज भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर ब्रांड कॉन्शियसनेस कम है, प्राइस कॉन्शियसनेस ज़्यादा है कि कौन सी चीज़ सस्ती है। अब वो सस्ती अच्छी है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप वो जो पोटैटो चिप्स हैं, आप हर गली नुक्कड़ पे आपको 5 रुपये का पोटैटो चिप्स मिलता है, आप अगर कभी उसका कंटेंट उठा के देखेंगे तो वो बहुत अनहेल्दी है। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसके लिए हेल्दी नहीं है वो। लेकिन अब उस बच्चे को भूख है, उसको पेट भरना है ना, तो उसके पास चॉइस नहीं है यार, उसके पास 5 ही रुपये जेब के अंदर, वो 5 रुपये खर्च करके वो खाता है और खुश होता है, वो बच्चा है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो रिटेलर्स हैं उनकी भी ये मेंटालिटी हो जाती है, क्योंकि रिटेल वाले वही चीज़ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो आदमी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। तो डिफ़िकल्टीज आती हैं कन्विंस करने में। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास तो डिमांड होती है, हमें तो डिमांड क्रिएट करनी है। तो आप हमेशा जाते हो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे।
बट हमने अच्छा काम किया उसमें, जब हमने उनको बोला कि हम अच्छा कर सकते हैं, कस्टमर चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट, जब वहाँ रखा तो उन्होंने हमें चांस दिया और हमने उसको प्रूव भी किया। इनिशियली आप कितना मार्जिन दे रहे थे? देखिए रिटेल में इंडिया में कोई मार्जिन स्टैंडर्ड नहीं है। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे कि हल्दीराम जैसे ब्रांड्स हैं, वो 10 से लेकर 15% तक का मार्जिन टोटल देते हैं ट्रेड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मिला के। और जो नए ब्रांड्स होते हैं वो तो एनीवेयर 25% लेकर 50% तक देते हैं। आप स्टार्टिंग में इतना आपको देना पड़ रहा होगा। देते हैं, इसलिए देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा, आपका ब्रांड नया है तो उसी तरह से मतलब आपको भी उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ग्रॉस मार्जिन कितना था आपका? किसी भी नई कंपनी को जो एफएमसीजी में आना चाहती है, उनको कहीं एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% ग्रॉस मार्जिन अपना मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे बहुत होते हैं, आपको मार्केटिंग में बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे सोचें, आप कोई भी नया धंधा चालू कर रहे हैं तो उसमें आप अगर लॉस नहीं बनाते और नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करते हैं, उसको भी करने के लिए, उसको भी सस्टेन करने के लिए आपके मार्केटिंग बजट के लिए पैसा होना चाहिए। तो 40 to 50% इज़ व्हाट आई रिकमेंड जनरली, जो आपको मेंटेन करना चाहिए। धीरे धीरे आपके पास जब स्केल आता है तो ये सब चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो 50% ऑलमोस्ट मान के चलते आपका मार्जिन जा रहा था और 50% ही आप दे रहे थे नहीं, प्लस मार्केटिंग। तो देखिए मैंने यही बताया आपको, एनीवेयर बिटवीन 25 to 50। हम कई जगह 25 भी देते थे, अच्छा ठीक है। कई जगह हम 40 भी देते थे। 50 हमने कभी नहीं दिया, लेकिन लोग देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है या मास प्रीमियम है या मास सेगमेंट है। तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको और भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास भी ज़्यादा मार्जिन बनता है, तो आगे वाला रिटेलर भी ज़्यादा मार्जिन मांगता है। तो ब्रेक इवन कब आया आपका? सो देखिए हम लोगों ने आजकल के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना आपके पास नॉइज़ बहुत है। मतलब प्रॉफिटेबल होना आपके लिए कभी एक, जब आप एक नए एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, या आप यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपके दिमाग में होती नहीं, आपके दिमाग में स्केल होता है। आपके दिमाग में होता है कि मैं ग्रो करता हूँ, बस प्रॉफिट तो आ जाएगा। बट आई थिंक यार जो पुराने ज़माने के जो तरीके चले आ रहे हैं कि यार आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए कंपनी में, आपकी कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, फंडिंग ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भी $1 बिलियन का लॉस करके इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लूँगा, तो देखिए 100 में से 0.1% लोग ही ऐसे होते हैं जो शायद वो चीज़ कर पाते हैं, है ना, जिनके पास ये आर्ट होती है, इसके पास स्किल होती है, और इसमें किस्मत बहुत रोल प्ले करती है। तो आपको कभी भी अपना बिजनेस किस्मत के भरोसे या 0.1 प्रोबेबिलिटी पे नहीं, आपके वैसे ही ऑड्स आर वेरी हाई, मतलब यू आर एक्सट्रीमली यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तो जब आप सारे ऑड्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, तो आपको और नए ऑड्स क्रिएट करने की जगह आप आराम से काम करो। मुझे किसी एक बड़े अच्छे आदमी ने बोला कि आपका जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप उसको स्टेरॉइड्स देके 1 साल से 10 साल नहीं बड़ा कर सकते। उसकी जो ग्रोथ होगी, अगर वो 1 साल में 3 फुट तक पहुंचता है और आप सोचते हैं कि मैं 1 साल में 6 फुट का बच्चा निकाल दूंगा या उसको बड़ा कर दूंगा, वो हो सकता है हो जाए, आजकल मॉडर्न साइंस में सब होता है। बट आपको क्या लगता है वो बच्चा कैसा होगा? क्या उस बच्चे में सारी मेंटल चीज़ें सही होंगी? क्या वो बच्चा सही तरह से ग्रो कर पाएगा? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड्स के ऊपर आपको अपनी कंपनी नहीं ग्रो करनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे लेसन्स मिले हैं लाइफ में इसमें। हम भी 2018 तक इसी तरह से अपनी कंपनी ग्रो कर रहे थे, बट फिर हमें लाइफ में लेसन मिला। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था हमारे लिए, जब हमने रियलाइज़ किया कि जो भी आप कर रहे हो उसको तरीके से करो। अगर आप बिज़नेस को बिज़नेस की तरह नहीं कर रहे हो और सिर्फ स्केल चाहिए आपको, इन्वेस्टर पैसा दे देंगे। हमारे पास आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स है कंपनी में, हमने ठीक ठाक पैसा भी रेज़ किया था, और जब हमारे पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई तो इन्वेस्टर्स अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो भी इन्वेस्टर होते हैं। तो आपको उनकी जगह भी खड़े होकर समझना पड़ेगा कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो हर एक इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, लेकिन जब डिफिकल्ट फेज आता है ना, तो इन्वेस्टर्स को भी दिक्कत आती है सोचने में कि इनको आगे सपोर्ट करना है नहीं करना, क्योंकि पैसा तो पैसा है ना। तो डिफिकल्ट फेज आने पे आपको रियलाइज होता है कि अगर आज मैं प्रॉफिटेबल होता, आज मैं अगर पैसा नहीं लूज कर रहा होता, तो शायद मैं बहुत अच्छी स्थिति में होता। तो हमने वो चीज़ रियलाइज करी और आज हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। बट ये चीज़ आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले नहीं थी। हमें ये पैंडेमिक से पहले रियलाइज हुआ कि ठीक है। तो उससे पहले आपने फंडिंग रेज करी थी ब्रेक इवन से पहले या उसके बाद? नहीं, हमने फंडिंग, हमारी जितनी ज़्यादातर फंडिंग जो हुई 2018 तक हुई थी। ठीक है। हमने सारी फंडिंग 2018 तक रेज करी थी, और उसके बाद हमने आज तक फंडिंग रेज नहीं करी। जैसे आप प्रॉफिटेबल आना शुरू हुए तो आपने री इन्वेस्ट करना पसंद किया? जब हमारा डिफिकल्ट फेज आया, जब हमें फंडिंग नहीं मिली, तब हमने रियलाइज़ किया कि फंडिंग के बेसिस पे कंपनी ग्रो नहीं करेंगे, खुद के बेसिस पे करेंगे, बिजनेस के बेसिस पे। तो उसके बाद हमने फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हो, को पैकर है?
तो देखिए दोनों तरह के मॉडल हैं, हम लोग 60-70% खुद करते हैं, 30% आउटसोर्स करते हैं। बट अभी हम लोग ने एक बहुत बड़ा प्लांट सेटअप कर रहे हैं हम लोग, करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर, उदयपुर राजस्थान के अंदर, जहाँ पर हम लोग का 100% प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स का बिजनेस काफ़ी बड़ा है अब यूएस वगैरह में, और उसको फोकस करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2-3 महीने में वो ऑपरेशन हो तो जाएगा। एक्सपोर्ट करते कैसे, अगर मान लो हमारे किसी बंदे को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और वो कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाता है, तो किस तरीके से कर सकता है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका कस्टमर कौन है। अगर आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो क्या वो एक इंडियन है जो अमेरिका में रह रहा है, या वो एक अमेरिकन है, तो आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो जैसे आप इंडिया में करते हो वैसे वहाँ होता है ना। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ते हैं, आपको रिटेलर से बात करनी होती है, और ऑनलाइन वर्ल्ड में आसान हो गया है। पहले तो क्या होता था, ये सब चीज़ें आप ट्रेड फेयर्स के थ्रू करते थे, अब आप लिंक्डइन पर जाकर, अब आप इंटरनेट के थ्रू। तो हम लोगों ने तो एक्चुअली क्या किया, हमारी एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जिक्सॉ। एक प्लेटफॉर्म है हमारा जो हमने पिछले 2 साल में डेवलप किया है। हम लोग इंजीनियर्स हैं यार, हम लोग हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि आज दुनिया भर में हम लोगों को जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, या जहाँ पर भी चैनल पार्टनर्स या रिटेलर्स चाहिए होते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंट कर लेते हैं। तो सिटिंग एनीवेयर ऑन द ग्लोब वी आर एबल टू रीच आउट टू देम, एंड देन बेसिकली तो ये ओपन टू ऑल है या फिर सिर्फ आप? दिस इज आवर प्रोप्राइटरी, दिस इज बेसिकली द आईपी वी क्रिएटेड ओवर द लास्ट। मैंने कहा ना, जब हमें डिफिकल्ट फेज आया, जब सामने कुछ नहीं था, तब सोल्यूशन हमें दिखा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग ना हमेशा टेक्नोलॉजी प्लेयर रहे हैं। पहली कंपनी एडटेक थी, लेकिन जो वो 2 साल थे जब हमने रेस्टोरेंट चलाया और पैकेज फूड को हमने इंडिया में किया, तब हम लोग टेक्नोलॉजी को उतना यूज़ नहीं करते थे। फिर हमने कहा हर चीज़ का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये मान लीजिए 2018 में हमने इस पर काम करना चालू किया था, और आज उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम दुनिया भर में सभी जगह पे अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे करती है, अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो देखिए तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपका बायर कौन है, या आपका कस्टमर कौन है। इसमें आजकल आप इंटरनेट पे जितने भी ये मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे मैं आपसे साहिल बात कर रहा था कि आपका कस्टमर कौन है, तो आपने बताया मेरा कस्टमर 18 साल का बंदा है। अब आजकल के ज़माने में ना हम लोग करीबन 200 तरीके से अपने बायर या कस्टमर को डिफाइन कर सकते हैं। उसका बिहेवियर क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। हम लोगों ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसके थ्रू हमें पिछले 2 साल में इतना डेटा मिल गया है कि आज हमें कहीं से ही बैठ के पता चल जाता है कि हमारा बायर इस तरह का होगा, और फिर हम लोग अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू उनको रीच आउट कर पाते हैं यूजिंग लिंक्डइन, फेसबुक एंड ऑल दीस चैनल्स। और फिर जो हमारा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोगों ने एक स्टेज वाइज प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसमें हर एक स्टेज पे वो बंदा इवैल्यूएट होता है कि उसके अंदर अगर वो बंदा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो टेक्नोलॉजी उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करती रहती है, और फिर धीरे धीरे वो बंदा कन्विंस होकर और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो इस तरह का कुछ हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ। ठीक है, अगर किसी को आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो तो आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, तो अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो सिंपल है, हमें ईमेल डाल सकता है। लेकिन अगर हमें किसी को रीच आउट करना है तो हमें पता होता है वो बंदा कैसा दिखता होगा, कौन होगा, कहाँ खाता होगा, क्या पीता होगा, उसके बच्चे कहाँ होंगे, हमने पूरा उसका एक डेमोग्राफिक बना लिया है। और वो डेमोग्राफिक हमने डेटा यूज करके, मतलब 1-1.5 साल जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो इतना डेटा मिला तो हमें समझ में आया अच्छा इस तरह के लोग होते होंगे। तो ये डेटा फेसबुक एपीआई से आ रहा है या फिर कहीं? वेल हम लोग इसमें मल्टीपल चैनल्स यूज करते हैं। मैं आपसे बात करता ना, मैंने एक चैनल भी तक एक्सप्लोर नहीं किया, यूट्यूब। तो मुझे उसी में आपसे भी बाद में हेल्प चाहिएगी, जो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है? अब हमको मान लो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, मान के चलते हैं किसी को खोलना है, उसके बाद आपके जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो लिंक्डइन पे रीच आउट करता है। तो देखिए है हाँ, लिंक्डइन वगैरह पे जाइए, आपको लोग मिल जाते हैं इनफ, मतलब देयर इज इनफ इन्फॉर्मेशन एंड पीपल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बहुत आसान तरीका है लिंक्डइन आजकल, आप जाओ उसको लिखो और मतलब लोग रिप्लाई करते हैं। ईमेल आईडीज निकालने के बहुत तरीके हैं, ईमेल भेजिए उसको, आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर रीच आउट करने के बाद में वो आपसे सारा प्रोडक्ट मंगाते हैं या फिर आपको धीरे धीरे करके सोर्स करना पड़ता है? नहीं, तो देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट पूरा जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है कि उसको आप में ट्रस्ट चाहिए, आपको उसमें ट्रस्ट चाहिए। तो वहाँ के जो लोग होते हैं अमेरिका वगैरह में, थोड़ा एक डिफरेंस ये है कि लोगों के एम्बिशंस एंड विजन बड़े होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग अभी भी बड़ा सोचने से डरते हैं। जैसे मैं कहना नहीं चाहता, बट हमारे जब प्राइम मिनिस्टर आके ये कहते हैं कि मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ, तो हम हंसते हैं उस पर। मैं कहता हूँ हमें हंसना नहीं चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं हम मिलजुल कर इस देश को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं तो कहता हूँ बड़ा सपना देखो ना, मिलकर देखो। आप अगर खुद ही उस बड़े सपने के भागीदार नहीं बनना चाहते, फिर तो आप, जैसे होता है ना, मेरी फैमिली दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली में मैं खुद ही ये नहीं बोलूंगा और मैं हंसूंगा, अरे नहीं यार क्या मेरी फैमिली तो इतनी बुरी है,
तो लोग भी मुझ में आके हंसेंगे ना। अगर हम सब साथ जुड़ जाएं, आज हिंदुस्तान का जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है, आज जो लोग, जितनी क्रिएटिविटी हमारे देश के अंदर है, अगर हम हंसेंगे इस चीज को सोच के, ये चाइना ने, हमें चाइना से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं चाइना का फैन हूं, दे हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, फैमिली एंड एवरीथिंग, बट चाइना ने ना 1980 में सोचा था कि हमें दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, यार 20 साल में कर दिया उन्होंने। लोग हंसते होंगे उनके ऊपर कि 20 साल में कौन करेगा, आज हम लोग हमारे देश में हंस रहे हैं। मैं कहता हूं पॉसिबल है। पॉसिबल कब है? जब हम सब जने मिलकर ये चीज साथ सोचें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं है। आज एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसने बोली, हिंदुस्तान में अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट $1 बिलियन है ना, और आपके 20 कस्टमर है हाइपोथेटिकली, तो दुनिया में आपका मार्केट डेफिनेटली $10 बिलियन होगा, और आपके 20 के जगह 100 कस्टमर होंगे, तो मार्केट बढ़ गया ना आपका। तो आप ये सोचिए, आपको ज्यादा बड़ा मार्केट मिल रहा है और आप अभी भी डर रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा। आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? कौन रोक रहा है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंसेंट। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास चैलेंजेस नहीं है, हर एक कदम पे चैलेंज आता है, कभी कस्टम वाला चैलेंज देता है, कभी कोई चैलेंज देता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर आप हो इसलिए ना कि आपको चैलेंजेस सॉर्ट करने हैं। उतने चैलेंज आपको इंडिया में आते हैं। हम आज ये क्यों सोचते हैं कि चाइना हमसे बेटर, आज जो इंडिया की क्वालिटी है ना फूड, आज आप एक चाइना का फूड प्रोडक्ट और एक इंडिया का फूड प्रोडक्ट जाके अमेरिकन को खिलाइए, वो बोलेगा चाइनीज प्रोडक्ट हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। आज आफ्टर पैंडेमिक दुनिया में एक चीज आ गई है कि मुझे चाइना से बाहर मूव करना है। आज लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, और अगर हम वो $5 ट्रिलियन का जो भी एक सपना है, अगर हम साथ मिलकर नहीं देखेंगे ना, और हम ये नहीं सोचेंगे हम दुनिया भर में हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स बेचेंगे और हम अपने ऊपर हंसेंगे, तो फिर दुनिया तो हमारे ऊपर हंसेगी हंसेगी। इसलिए मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता। देखिए, मेरे को तो लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और इतने अच्छे लोग हैं। मतलब यार, आप साहिल, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आपने 2 साल पहले चालू किया, आज आप सेल्फ मेड, आप एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हो। तो हमारे पास कमी थोड़ा ना उन लोगों की यार, और यूट्यूब से आप दुनिया भर में जा सकते हो। तो हम इंडिया के लिए कंटेंट क्यों बनाएं? हम टिकटॉक इंडिया से क्यों नहीं बना सकते? ये बताइए। आज हमें चाइनीज टिकटॉक की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं कहता आप इंडिया का मार्केट टारगेट करो, हम ग्लोबल प्रोडक्ट इंडिया से क्यों नहीं बना सकते? कोई सारे इंडियंस जाके तो वहां पर ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। खुद जो बिदेन ने अभी 3-4 दिन पहले एक टीवी इंटर उसमें बोला, इंडियन अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर कॉन्करिंग अमेरिका। जब हमारे देश के लोग वहां जाके अमेरिका को कॉन्कर कर रहे हैं, तो हम देश में बैठ के दुनिया क्यों नहीं कॉन्कर कर सकते? ये मेरा सोचना है। बाकी लोग हंसते हैं अगर इस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो है कैपेबिलिटी, कर लेंगे। अगर मेरे को मान लो एक्सपोर्ट ही करना है, क्योंकि आपका फोटे है एक्सपोर्ट करना, तो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी और किस तरीके से मैं लेके जाऊँ? तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो सोच में आती है कि आप एक्सपोर्ट से डरते हो हमेशा। ठीक है, सोच हो गई, अगर मेरे को अब करना है, मैंने तो ठान लिया। आपने जब वो बैरियर पार कर लिया ना, एक इंडिया में बिजनेस बनाना और एक ग्लोबल बिजनेस बनाना बहुत सिमिलर है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हो आप आजकल। इंटरनेट की दुनिया में किसी से मीटिंग करनी हो तो आपको जाने की जरूरत थोड़ी ना है। पहले तो ये होता था आपको 2 लाख रुपए टिकट पे खर्च करने पड़ेंगे, अरे मैं 2 लाख खर्च करूं, वो मना कर देगा तो क्या होगा, 2 लाख वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ तो बॉम्बे ही जाना है, 10,000 में जाके आ जाऊंगा। अब तो क्या है, जूम इनवाइट भेजो, मीटिंग में बुलाओ, डन करो यार। मतलब तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेट वर्ल्ड में वो डिफिकल्टी तो खत्म होगी ना, कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग वाली। तो पहले के जमाने में तो वो डिफिकल्टी भी होती थी। तो मेरा तो सेकंड स्टेप ये मानना होता है कि आप अगर अमेजोन पे धंधा करते हो, आप अमेजोन यूएस पे धंधा करो। अमेजोन यूएस बहुत सपोर्ट करता है इंडियन बिजनेस को यूएस में धंधा करने के लिए। आज अमेरिका में ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लिंक्डइन वगैरह पे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां पर एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हैं। आप उनको रीच आउट करिए। मैं सिर्फ यूएस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, आज जहां पर इंडियन जाके बस चुके हैं। हम एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता होगा आज इंडियंस की जो पार्टीज होती हैं यूएस में, वो इतनी पॉपुलर होती है कि उसमें सारे गोरे आके फैब इंडिया के कुर्तों में नाच रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए, फैब इंडिया का ब्रांड इतना पॉपुलर है कि जब कोई मतलब इंडियन इंडिया आता है, जब कोई अंग्रेज इंडिया आता है, वो फैब इंडिया के कुर्ते जरूर लेके जाता है। तो जब फैब इंडिया ने इतना अच्छा ब्रांड बना लिया, हमारा जब कल्चर इतना स्ट्रांग है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं बेच सकते? फिर तो मार्केटिंग ही है ना, और सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। आजकल डिजिटली करिए सब कुछ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अमेजोन चुना था, अमेजोन के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स चुने। तो अमेजोन पे अगर रजिस्टर करना है तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह तो देखिए, आईईसी कोड वगैरह तो जो भी कंप्लायंसेस हैं वो तो आपको करने ही पड़ते हैं। एक आईईसी कोड होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की कंट्री के रेगुलेशंस क्या हैं, इंपोर्ट के कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे हमारे केस में यूएस एफडीए होता है। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम टेकिंग होता है, 6 महीने लगते हैं हर चीज़ में। तो आप आज सोचना चालू करके 2 साल आपको चीजें समझने में लग जाएंगे। मैं वही तभी जानना चाह रहा हूँ कि ताकि आप समझा दो जिसको शुरू करना है उसको एक छोटा तो सा। देखिए, फूड बिजनेस का मैं बता सकता हूँ। हाँ, फूड बिजनेस में सिंपल होता है कि आपको अगर मान लीजिए यूएस जैसी कंट्री में भेजना है माल, तो आपको यूएस एफडीए और इस तरह के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। फिर आपको एक इम्पोर्टर ऑन रिकॉर्ड होता है। तो देयर आर कंपनीज इन इंडिया हु आर बेसिकली हेल्पिंग
जैसे हमारे उसमें ना फूड लेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भैया आप उस पर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या क्या टेस्ट आपके इंडिया में होने चाहिए, उन सब चीज़ों की कंसल्टिंग एजेंसीज होती हैं जो आपको कंसल्ट कर देती हैं। जैसे हमारी एक एजेंसी है, वो हमें कंसल्ट करती हैं, वो आपको पूरा सर्टिफाई करके दे देते हैं कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो यूएस के लिए मतलब सर्टिफाइड है। फिर आप बेसिकली यूएस एफडीए में रजिस्टर करते हो, फिर यूएस एफडीए आपको लाइसेंस देता है, फिर आप यहाँ पर जब बायर ढूंढ लेते हो, यहाँ से वहाँ भेजते हो, उसमें कस्टम क्लियरेंस वगैरह होती है, इसमें आईईसी कोड वगैरह ये सब चीज़ों की वो होती हैं। बट ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, इसमें लोग होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, और जब एक दो बार आप करते हो सीख जाते हो। ठीक है। और अब जब माल हम दे रहे हैं तो उधार में दे रहे हैं या फिर? सो इंटरनेशनल बिजनेस में एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि क्रेडिट रिस्क कम होती है। पहले तो हम तो एनीवे क्रेडिट रिस्क नहीं लेते, और वहाँ पर क्या है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी लो। सो इफ़ यू गो टू द यूएस, लाइक अनलाइक इन इंडिया विद इंटरेस्ट रेट आर 10-15%, यूएस में इंटरेस्ट रेट 2-3% होते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको पैसा बिजनेस में लगाने में इतनी डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर आप ये ऐसे सोचिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए की उधारी इंडिया में ली, तो मैं साल का 10 लाख रुपए उस पर ब्याज भर रहा हूँ मिनिमम, और मैक्सिमम 15 लाख के आसपास पहुंच सकता है। यूएस में वही कॉस्ट 2-3 लाख रुपए होती है, तो आदमी उसको अपने बिजनेस में बिल्ड कर लेता है। तो उसको क्रेडिट पे इतनी वो एलसी के अगेंस्ट काम कर लेते हैं। वो एक होता है डिलीवरी ड्यूटी पे, डीडीपी करके होता है, उसके अंदर काम कर लेते हैं। इस तरह के मॉडल्स हैं जिसमें आपका क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है, और मतलब रिस्क ऑफ कैपिटल नहीं होती आपकी। ठीक है। तो वहाँ पे हमको कितना मार्जिन देना पड़ता है? यूएस का स्टैंडर्ड क्या है? तो देखिए वहाँ पर मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग प्राइस डिफाइंड नहीं होती, अनलाइक इन इंडिया जहाँ पर एमआरपी डिफाइंड होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यूएस में एमआरपी कल्चर नहीं होता। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे डोंट हैव एमआरपी। इंडिया में एमआरपी इसलिए होता है बिकॉज हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हर एक चीज़ का जो प्राइस है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो डिफाइन होना चाहिए फॉर वट एवर रीज़न। बट बाहर की कंट्रीज़ में आप कोई अगर आप 2 दुकानों पे जा रहे हैं, एक दुकान यहाँ है, एक दुकान यहाँ है, तो इस दुकान पर अगर एक चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है, तो सेम प्रोडक्ट आपको बगली दुकान में 12 रुपये का मिल सकता है। उसमें एमआरपी का फंडा नहीं होता। तो हम तो अपने प्राइस पे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको देते हैं, फिर हम उनको सजेस्टिव मार्जिन दे देते हैं। वहाँ पर मार्जिन स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं बिकॉज कॉस्ट इज़ हाई। एक स्टोर चलाने की, आदमी की कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर आप 1 रुपये की यहाँ दे रहे हो सकता है वहाँ पर 5 रुपये की बिक्री हो, लेकिन उस 1 रुपये के अंदर आप भी मार्जिन बनाते हो, और फिर जो 5 रुपये उसके अंदर वो लोग भी अपना मार्जिन बना देते हैं। ठीक है। डॉलर रुपये का ही फर्क पड़ जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ पे लेबर भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है वहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ प्रीमाइस बहुत महंगी है। तो वो सब चीज़ों की कॉस्ट एनीवे बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप बता रहे थे 2018 से पहले आपने कुछ फंडिंग रेज करी, कितने राउंड्स आपने अभी तक रेज किए? हमने 2 राउंड ऑफ फंडिंग रेज करी है, हमने कुछ $2 मिलियन रेज किए हैं। और कितना इक्विटी डिल्यूट कर चुके हो अभी तक? हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे बीच में ठीक ठाक हुआ है, मतलब फाउंडर्स स्टिल हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ इक्विटी। ठीक है। तो अभी फाउंडर्स 2 ही है? 2 फाउंडर्स। हमारी कोर टीम बहुत अच्छी है, कुछ इक्विटी उनके पास भी है। हाँ, तो ईसॉप्स आपने कितने दे रखे? यार ये डिटेल्स कुछ वैसी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, बट हाँ हमारे जो कोर टीम है, हमारी जो आज कंपनी है, वो मेरे और मेरे फाउंडर के अलावा हमारी कंपनी में मोर देन 2 फाउंडर्स हैं। मैं ये कहता हूँ जो हमारी कोर टीम में 8 लोग और हैं, वो सभी फाउंडर्स ही हैं। तो उसी तरह से उन लोगों को भी कंपनी में हिस्सा मिला हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? आपके हिसाब से है ये चीज़ें या नहीं है? तो देखिए मेरे लिए स्पिरिचुअल, मैं योगा में बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से काफ़ी योगा के अंदर इन्वॉल्व हूँ, और ये एकदम से नहीं हुआ। मेरी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज़ आया था, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे योगा के अंदर घुसना चाहिए या योगा स्टार्ट करना चाहिए। और बिकॉज़ मेरे ट्रेनर हैं, उनकी वजह से आज मैं योगा में काफ़ी कुछ कर पाता हूँ। और जैसे जैसे आप योग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं ये नहीं जानता वो स्पिरिचुअलिटी है या नहीं है, आपको दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और दिखने लगती हैं, आपको लोगों में बहुत कुछ और दिखने लगता है, आपको अपने अंदर बहुत कुछ दिखने लगता है। और मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, दुनिया उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हम किसी इंसान में जो चीज़ें देख पाते हैं, वो इंसान उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। हम लोग जितना अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, हमारे अंदर उससे कई ज़्यादा एनर्जी, अपने अंदर उससे कई गुना ताकत ज़्यादा होती है। तो जब आप योग के थ्रू सिद्धि प्राप्त करते हैं, आपका एक स्टेट आता है। तो मैं आपको बताऊं, जब ऋषि पतंजलि जो थे, जो योग के फाउंडर थे बहुत पुराने ज़माने में, उन्होंने कोई आसन नहीं बताया था कभी। उन्होंने कहा था कि आसपास जो भी आपको दिखता है, अगर आपका बॉडी और माइंड इतना केपेबल है कि आप उसकी शेप ले लो, वो एक योग है। नौकासन, वृक्षासन, जितने भी वृश्चिक आसन, ये सब जानवरों के नाम पे, वृक्षों के नाम पे, जो भी चीज़ें पुराने ज़माने में दिखती थी आपको आसपास, उनके नाम पे आसन के नाम पड़ गए। तो जो एक योगी होता है, हम तो बहुत ही यंग हैं अभी उसमें, मतलब बहुत पीछे हैं,
जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब आप योग में बहुत आगे पहुंच जाते हो, तब आपका बॉडी और माइंड इतना सिंक हो जाता है कि आप एक छोटी सी मक्खी की शेप भी ले सकते हो। एंड दिस इज़ ट्रू। पुराने ज़माने में जो ऋषि होते थे वो ये सब कर पाते थे, और आजकल भी हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, बट ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं अभी। बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी ने बताया कि जापान में, जापान की जेल में, कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बट जापान की जेल में एक प्रिजनर था जो 15 साल से वहाँ कैद था। उसने 15 साल खूब योग की प्रैक्टिस करी, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसको खाना देने वहाँ लोग आए, ही वॉज नॉट फाउंड इन द जेल। वो बिल्कुल पैक्ड जेल था और कोठरी टाइप, तो उसमें नीचे इतनी सी जगह थी। तो थ्योरी ये दी गई कि वो अपने आप को इतना केपेबल कर पाया कि उस छोटी सी जगह में निकल के, और ही वेंट अवे। तो ऐसा नहीं है कि जो हम समझते हैं, जो हमें लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे होती होंगी, हमारी बॉडी और माइंड इतना केपेबल है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक पीस ऑफ मास हैं विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो अगर हम सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, तो उस एनर्जी को अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हमारी बॉडी और माइंड इतना केपेबल है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो योग आपको वो सिखाता है। ठीक है, तो मेडिटेट भी आप करते हो इसके अंदर या? तो देखिए, ये सब ना बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब तो क्या है, हमने नाम दे दिए हैं। योग कुछ नहीं होता है। योग एक ऐसा समय होता है जब आप खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करते हो। तो जो मैं सुबह 1.5 घंटे योगा करता हूँ, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वो समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब स्फूर्ति है, जिसको कह सकते हैं ना, मतलब मैं एक बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड में होता हूँ। देर आर वेरी फ्यू टाइम्स इन योर, आई मीन पीपल से कि आई डोंट नो हाउ यू विल टेक दिस, बट पीपल से दैट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, उस टाइम पे भी आपको कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि आप एक अलग किसी दुनिया में जा चुके हो, मतलब दोज लास्ट मोमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक ड्यूरिंग द योगा एज वेल, आई थिंक उस स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हो जहां पर आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उस टाइम पे अगर आपको आके मैं पूछूं, मुझसे कोई पूछे कि आप क्या करना, कहूँगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई थिंक योग कुछ नहीं है। योग आप जब अपनी बॉडी और माइंड को के साथ होते हो ना, जब आप, वही एक योग है। अब उसमें क्या मेडिटेशन है, क्या प्राणायाम है, आई थिंक वो सब तरीके हैं इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के, और मुझे नहीं पता उसमें मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, और प्राणायाम क्या है। ठीक है, तो मैं अपना बताता हूँ मेरे को क्या लगता है, फिर आप मुझे बताना मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। मेरे हिसाब से योगा मतलब, मेरे हिसाब से क्या मतलब, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं योगा मतलब होता है जो आपने बोला कि आकार ले लेना किसी भी चीज़ का, कि जो परिणाम करते हैं वगैरह। तो ये आज से कुछ 5 साल पहले की बात होगी, मुझे स्लिप डिस्क हुई थी, तो मैं चल नहीं पाता था ढंग से। तब मैं जाता था सुबह 5 बजे कहीं पे, तो ऑलमोस्ट मैंने 15 दिन किया, और मैंने दवाइयाँ भी खाई थी बहुत सारी, बहुत कुछ ट्राई किया था, नहीं हुआ था सही। मैं ऑलमोस्ट 15 दिन गया, 15 दिन में उन्होंने जो मुझे सिखाया मैं सीख गया। आज मेरी कमर ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल लिया, 4-5 घंटे खेल लिया, बहुत बॉलिंग डाल ली, तो कमर में स्ट्रेन आता है थोड़ा सा। अगेन मैं वही एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब मैं योगा को एक्सरसाइज कहता हूँ। अगेन मैं वो स्ट्रेचिंग करता हूँ और मेरा ठीक हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। तो मेरी डेफिनेशन योगा की ये थी अभी तक कि योगा मीन्स वो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करना। मेडिटेशन को मैं क्या क्या चलता हूँ कि स्टैंड स्टिल बैठे रहो, और कोई पोजीशन का कोई सीन नहीं है कि आपको ऐसे बैठना है, कपड़े क्या करने हैं, हाथ क्या करने हैं, और अपने अंदर घुसो और अपने अंदर चीज़ों को समझो। बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस समझो, कि अपने आप के साथ टाइम बिताओ, जो अभी आप बोल रहे थे, अपने आप के साथ टाइम बिताओ। तो अब इसी के अंदर अपने आप से टाइम बिताने के लिए किसी ने यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन डाल दी है, किसी ने कहा है कि आप किसी बॉडी पॉइंट के ऊपर करो, कोई कहता है किसी आवाज के ऊपर करो, कोई कहता है ओम ओम करो, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी डेफिनेशन ये है कि 2, बेसिकली मैं चक्रा मेडिटेशन करता हूँ, तो और मैंने इस पर सीरीज भी बना रखी है, ऑल दोस्त पे व्यूज़ नहीं है क्योंकि लोगों को चीज़ें पसंद नहीं है। लोगों को लगता है कि इसकी वजह से शायद बिजनेस में कभी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी वजह से आपको एज अ बिजनेस कितना फ़ायदा होगा, कि अगर आप मानते हो कि आपका इंटेलेक्ट बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आप क्यों कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, है ना। किसके लिए कर रहे हो वो मैं उस क्वेश्चन पे अभी नहीं जाऊँगा, क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जब आप योग को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेते हो, वो जो क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे योर स्टोरी पे न्यूज़ आई कि उसने $100 मिलियन उठा लिए, अंदर से लगता था यार चलो अपन भी $100 मिलियन उठाते हैं, है ना। किसी ने कहा यूट्यूब पे, आपके केस में होता होगा, उसके तो 1 मिलियन व्यूज़ हैं, आप कहते हो अपन चलो 1 मिलियन ट्राई करते हैं। आप थोड़ा सा जब योग में इन्वॉल्व होते हैं ना, आप इन सब चीज़ें बाहर आ जाते हो, तो क्यों कर रहे हो की डेफिनेशन बहुत बदल जाती है। अब मुझे शायद लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ उसका एक बहुत अलग
ऑब्जेक्टिव है लाइफ के अंदर, है ना, और वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मेरे बचपन के साथ जुड़ा है, और आप क्या कर रहे हो पे आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अब हमारा सिंपल होता है कि जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको बहुत सिंपल करके जितना सिंपल कर सकें और बहुत लिमिटेड करके अगर हम अच्छी तरह करें ना, तो वो काम ज़्यादा अच्छा हो। तो योग में जब आप आसन की बात करते हो ना, किसी भी आसन को आप, दुनिया में लाखों आसन है, आपको लाखों आसन सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाखों आसन आप सीखते सीखते यही सोचोगे मेरे अब 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, आप फिर कोई काउंटिंग कर रहे होगे। आप अगर एक वृक्षासन जैसा सिंपल आसन, आप अगर 100 साल खड़े रहो या 50 साल खड़े रहो या 2 साल खड़े रहो या 6 महीने खड़े रहो या 1 महीने खड़े रहो या 10 दिन खड़े रहो या 2 घंटे खड़े रहो, वो आपको फोकस। योग से आप क्या सीखते हो? अब मुझे ना 1 लाख आसन सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे शायद एक ही चीज़ परफेक्ट करनी है। आज बिजनेस के अंदर जब हम कोई भी काम करते हैं ना, सात्विकों के अंदर हम पहले बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते थे, अब हमें लगता है कि यार जो करो सिंपल करो, बहुत अच्छा करो और बहुत अच्छा करते रहो, उसमें परफेक्ट हो जाओ बेसिकली। आई थिंक फ़ायदा होता ही होगा बिजनेस में। अब मैं ये मॉनेटरी टर्म्स में इसलिए डिफाइन करना चाहता बिकॉज उसका कोई एंड नहीं है। नहीं, क्लैरिटी मिली आपको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ करके? यार क्लैरिटी के अलावा आपको जो सबसे बड़ी चीज़ रियलाइज होती है ना, आपको पर्पस समझ में आ जाता है कि आप जब आप कंफ्यूज होते हो ना, तो मैंने योग इसलिए, आपने तो बैक पेन के लिए किया था, मेरे साथ तो कुछ और ही हो गया था। आई वॉज अ वेरी एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर, मतलब हम लोग बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे, बहुत फास्ट मतलब बहुत फास्ट, और मेरी ज़िंदगी एक ही एम था यार, मतलब $1 बिलियन ये वो हर चीज़ को आप बेंचमार्क करते हो ना। हमारे लिए 2019 बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था 18 के बाद, बिकॉज हम लोग एक लार्ज राउंड ऑफ फंडिंग रेज़ कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट रेज़ हो गई थी, फिर किसी वजह से हमें उससे वर्कआउट करना पड़ा, और मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था उस साल, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। आई हैड अ थिंग इन द फैमिली वेयर एक मिसकैरेज हुआ हम लोगों का, बहुत कुछ हुआ उस साल, है ना। और उस टाइम पे मेरे लेफ्ट हैंड में पेन चालू हो गया, मतलब पूरी लेफ्ट साइड पे आई यूज्ड टू गेट पेन स्ट्रेस के कारण। मैंने अपने सारे टेस्ट करा लिए, हार्ट का चेकअप, स्ट्रेस ईको, मतलब मुझे पता ही नहीं वो स्ट्रेस ईको क्या होता है। पहली बार मैं डॉक्टर के पास गया, इतने तो इंजेक्शन लगे और पता नहीं क्या क्या हुआ। वहीं डॉक्टर ने कहा कि आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस है। उसने कोई एंटी डिप्रेशन दवाई दी मुझे, नाम नहीं याद है, बट वेरी फेमस दवाई है जो भी है। मैं उसको पता नहीं यार, मैं उसको लेके घर आया और मेरी वाइफ ने देख ली मेरे हाथ में वो, तो उसने कहा अगर तुमने ये ली तो तुम पहले तो मुझसे कहीं बात मत करना, और अपनी ज़िंदगी आज के बाद बदल जाएगी जिस दिन से तुम दवाई लेना चालू करोगे, ये सोच के दवाई को लेना। तो तुम्हें लगता है अगर कोई और तरीका है तो उस तरीक़े को यूज़ करो, ये दवाई मत लेना। क्योंकि उसने अपनी फैमिली में किसी को देखा है जो यूज टू हो चुके हैं। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, तो मैंने उस दिन सोचा कि यार चलो योगा ट्राई करते हैं। अगले दिन मैंने आई बुक्ड अ योगा टीचर थ्रू एन ऐप, एंड आई थिंक उसके बाद लाइफ चेंज धीरे धीरे। तो कई बार आपको ना उस मोमेंट पे जाना पड़ता है जहाँ पर आपको उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ हो। और आज मेरी कंपनी में हमारी एक वैल्यू है। आज फॉर एग्जांपल आज अगर सात्विकों को ज्वाइन करता है, उसको 3 महीने कोई भी ट्रेनर दुनिया का 3 महीने तक सात्विकों विल स्पॉन्सर फ्री। अगर आप कोई भी हेल्थ रिजीम लेना चाहते हो, और हेल्थ में हम ये नहीं कहते आपको योग ही करना है, आपको अगर फिजिकल फिटनेस जिम जाना है, जो भी करना है, 3 महीने तक सात्विकों विल स्पॉन्सर। फर्स्ट 3 months सात्विकों विल स्पॉन्सर, आवर कंपनी विल स्पॉन्सर, एंड दैट्स अ क्लियर कंपनी पॉलिसी टू वी हैव टुडे, बिकॉज आई रियलाइज्ड वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी फॉर नेक्स्ट 100 years। और अगर हमारी जो लीडरशिप टीम है वही हेल्थ के प्रति वो नहीं है, जैसे मैं नहीं था, तो वो टीम 100 साल तो कभी नहीं चलेगी ना। वो टीम तो 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाएगी। कभी किसी का पैर दर्द होगा, आज होता है हमारे यहाँ पे। पिछले 2-2.5 साल में पहले मैं रोज़ एक कैलपॉल खाता था, मतलब एक पैरासीटामोल। मेरी आदत थी कि यार शाम हो गई तो यार उसके बिना मुझे अजीब सा लगता था। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई हैड टू टेक अ मेडिसिन। मतलब एक बार फूड पॉइजनिंग तगड़ी हो गई थी, तो ज़रूर मतलब मैंने 2 दिन वेट किया, फिर वो एग्रेवेट हो गई तो मुझे लेनी पड़ी। बट वो भी उल्टा पुल्टा खाया, तो यार अब वो तो मतलब बॉडी के साथ खेलोगे तो होगा ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट टेकन, मतलब आई थिंक माई लाइफ चेंज्ड, एंड व्हेन इट चेंजेस इट डजंट जस्ट चेंज पर्सनली, इट चेंजेस एवरीवेयर। बिजनेस भी बदल जाता है। मेरी कंपनी में लोग कहते थे प्रसून यार तुम बहुत इरिटेट हो जाते थे, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज था। गुस्सा मेरा अभी भी है, अब मेरा गुस्सा अंदर से नहीं आता। अब मुझे गुस्सा होना होता है ना, सामने वाले को पता है ये गुस्सा ऊपर से कर रहा है, बट ये गुस्सा
पहले मैं गुस्सा अंदर से मैं कांप जाता था उस गुस्से के कारण, अब वो नहीं होता मेरे साथ। अब ये सब चीज़ें बदलती हैं, बट आई थिंक मेरा मानना ये कि योग इज़ नॉट अ क्योर, योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट विल जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ द वे इट शुड हैव बीन। वो हमें समझ में नहीं आती बस, तो बस यही तरीका है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा इनफैक्ट, आपको नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही अच्छी थी, पर जो लोग थे उन्होंने उनको ढंग से समझाया नहीं? एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि किसी के स्किन प्रॉब्लम है तो बेटा जा, ये चमत्कारी पानी है, इसमें नहाले सही हो जाएगा। लॉजिकली उस पानी में सल्फर ज़्यादा था और सल्फर से स्किन प्रॉब्लम सही होती थी, तो होता था। अब किसी को समझाना पड़ता कि तू इसमें नहाएगा तो तेरी स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ये सुपर फूड्स की बात करके चलते हैं, आप इतने सारे सुपर, किसी को नहीं पता। मखाने बात करके चले, इतनी अच्छी चीज़ होती है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो कितना रिकमेंड किया गया हमको ये सारी की सारी चीज़ें, और आज के टाइम पे कोई किसी को पता ही नहीं होता। मखाने तो बस ये रह गए हैं कि बस नॉर्मल जगह पे यूज़ हो गए या फिर यूज़ ही नहीं करेंगे। ड्राई फ्रूट खाने हैं तो काजू बादाम ही खाने हैं, ये मखाने टाइप की तो चीज़ें काम ही नहीं करती है। तो आपको नहीं लगता ये एक छोटा सा गैप आ गया बीच के अंदर, जिसके चक्कर में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो पाई? तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी नॉलेज ट्रांसफ़र जब होती है उसमें गैप आते ही हैं। आज सात्विकों का मिशन क्या है, जो आप बात कर रहे हैं वही गैप ख़त्म करना तो हमारा मिशन है ना। अल्टीमेटली हम एक बिज़नेस चला रहे हैं ना, लेकिन उस बिज़नेस में कल को मेरे पास मान लो $1 बिलियन आ जाएँ, $10 बिलियन आ जाएँ, एक तरफ है मॉनेटरी बेनिफिट। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। नारायण मूर्ति जो हैं इन्फोसिस के फाउंडर, उनसे कुछ 10 साल पहले एक इंटरव्यू हुआ। किसी ने उनसे पूछा, यू आर द फाउंडर ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनी फ्रॉम इंडिया एंड ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन टुडे? मतलब आपके पास सब कुछ है, यू आर अ बिलियनियर, यू कैन बाय एनीथिंग। कहते हैं टुडे इन्फोसिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज़ 1 लाख पीपल, राइट। मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है कि वो 1 लाख लोगों के घर में जो खुशी है वो इन्फोसिस में उसका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आदमी बिजनेस चला रहा है ना, उसके मन में उसका एक आउटपुट पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनेंशियल आउटकम के बिना आप कंपनी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन उस एंटरप्रेन्योर से कभी आप पूछना, उसका एक मिशन अलग होगा। मैंने सात्विकों की शुरुआत इसलिए नहीं करी थी कि मैं एक दुनिया में $1 बिलियन कंपनी चालू करना है, वो तो विजन स्टेटमेंट में था ही नहीं। मैं तो इसलिए करी थी, हिंदुस्तान की एक साइंस है जिसको दुनिया को समझना चाहिए। योगा समझा दुनिया ने, इसलिए दुनिया बदली। बट एक और साइंस है विच इज फूड योगा, हम समझाएंगे उसको, और वो साइंस हमारे यहाँ पर लोग जानते हैं और समझाना चाहते हैं, तो हम उसको यूज़ क्यों ना करें। तो हम इसीलिए सात्विकों, तो मतलब सात्विकों का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, हम जो करना चाहते हैं सात्विकों के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक्स हो गई है। अब आ रहे हैं हम अपने रैपिड फायर की तरफ, जो कि फन होगा। बेसिकली क्या होगा, डैश और डैश का ऑप्शन मिलेगा आपको, सीधा आपको आंसर चुनना है। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि आपने इस चीज़ को क्यों चुना है। एंड्रॉयड और iOS? एंड्रॉयड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? फंडिंग। एंजल और वेंचर? एंजल। डेट और इक्विटी? इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। क्योंकि एकदम जल्दी बोलोगे तो आंसर ऑनेस्ट निकलेगा, बाद में बोलोगे तो फिर वो ऑडियंस के लिए निकलेगा। फेम और मनी? फेम। लव और अरेंज? लव। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? कस्टमाइजेशन। वेज और नॉन वेज? वेज। प्रेशर और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी। प्रीमियर और पेड? पेड। लार्ज टीम स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड? अब्रॉड। अभी आपकी कहाँ पे रजिस्टर्ड है करंट? इंडिया। इंडिया में। ओनिंग अ कार और रेंटिंग? ओनिंग अ कार। होममेड फूड और आउटसाइड? होममेड फूड। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? सेल्फ टॉट। अब परफेक्ट हॉलीडे आपके लिए क्या है? जब भी आप छुट्टी बनाते हो तो क्या है आपके लिए? बीचेस। बाहर घूमना या घर में चिल मारना? नहीं, बाहर घूमना। बेस्ट फूड एवर? अभी तक आपने बेस्ट कहीं का भी खाना खाया हो? मेरे हाथ के छोले भटूरे। बाहर के बताने, ताकि लोग भी खा सके। कहीं किसी कंट्री में विजिट करा हो, कहीं पे भी किया हो? हम लोग इटली गए थे, तो वहाँ पर रोम जो उनकी कैपिटल है, उसके वहाँ पर हमने एक पिज़्ज़ा खाया था। वहाँ पैंथियन करके उनका एक मॉन्यूमेंट है, उसके बगल में एक गली है छोटी सी, वहाँ पर देयर वाज दिस ब्यूटीक छोटा सा रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई थी, और हमने करीबन 15 मिनट वेट किया और वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा खाया। इट वॉज द ऑथेंटिक पिज़्ज़ा आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, मतलब द बेस्ट वन आई हैव एवर हैड। भूख लग गई। ठीक है, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं अपने पास से? मेरे पास या आसपास की भी बता सकता हूँ। आप चेंज कर सकते हो सर अपनी लाइफ में, मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं योगा शायद पहले चालू कर लेता। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया इस टाइम पे? सात्विको। अपना नाम नहीं लेना है, यही रूल है इसका। फ्लिपकार्ट, बिकॉज उन्होंने एक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक फेम दिया जो नहीं था उस टाइम तक। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी?
3 इडियट्स। क्या अच्छा लगा था उसमें? मैं आपको डायलॉग बताया उसका, हाँ। एजुकेशन के लिए आपको क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है वो अवेलेबल, आपको जहाँ पसंद है जाके बैठ जाओ, वो मिल जाएगी। फेवरेट वेब सीरीज? ये एक वो आई थी फैमिली, ये मेरी फैमिली। अच्छा, ये मेरी फैमिली, ठीक है, गुड, वेरी गुड है। मतलब उसमें बताने वाला नहीं है, आप देखोगे तब समझ में आएगा वो कितनी क्यूट स्टोरी है। बहुत क्यूट है, मतलब 90s की चीज़ें याद आ जाती है। बिल्कुल। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? सक्सेस की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है कि आज जब आप इंडिया में घर से बाहर निकलते हो, आपको कोई छोटे छोटे बच्चे ना भूखे मिलते हैं। मतलब मुझे लगता है बेसिक आदमी की नीड जो होती है ना, भूख होती है। अगर आप किसी तरह से उसको ख़त्म कर दो ना, ख़त्म करने से मेरा मतलब नहीं उसको खाना दे दो, उसको सक्षम बना दो कि वो अपनी भूख मिटा सके, उसके बाद वो दुनिया बदलने के काबिल है। तो आई थिंक वो बेसिक नीड किसी तरह से मैं लोगों की खाना देकर नहीं बट केपेबल बना के ना वो ख़त्म करना चाहता हूँ। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। पहले क्या थे आप? हमेशा से मॉर्निंग। हमेशा से मॉर्निंग पर्सन थे। 5 फेवरेट बुक्स आपकी? मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है गोल्स। आयन रैंड की एटलस शक्ति पढ़ी थी मैंने किसी टाइम पे। इसी तरह से किसी ज़माने में जब हम छोटे थे तो रश्मि बंसल की एक स्टे हंग्री स्टे फुलिश किताब थी जो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। हैरी पॉटर बहुत पसंद है, मैंने हैरी पॉटर की सारी किताबें 2-2 बार पढ़ी हैं। मुझे फूड्स के बारे में पढ़ना बहुत बहुत पसंद है, तो सुपर फूड्स के अंदर कुछ किताबें हैं, जैसे एक रुजुता देवीकर की किताब है, इस तरह से कुछ और भी किताबें हैं जो मुझे पसंद है काफ़ी पढ़ना। आपकी हॉबी क्या है? लोगों से मिलना। अच्छा, ये हॉबी है आपकी। कोई स्पोर्ट्स क्या खेलना पसंद करते हो? नहीं, मुझे योग पसंद है। स्पोर्ट्स सो मैं बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ, क्रिकेट गली में खेलते ही थे। लेकिन मेरे को योग ज़्यादा पसंद है, उसमें मैं अकेला होता हूँ तो मुझे वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बाकी मेरी हॉबी कुकिंग है, मतलब आई लव कुकिंग। क्या फेवरेट आपका? भटूरे छोले? नहीं तो आप मुझसे कुछ भी बना सकते हैं, मतलब वेजिटेरियन में तो मैं सब कुछ बना सकता हूँ। पहले आता ना, पहले आपको बता के आता। नेक्स्ट टाइम पक्का इस चीज़ में तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारी जो ऑडियंस है वो 18 से 24 वाले ऐसे बच्चे हैं जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि अभी बिजनेस शुरू कर रही है या फिर कर रही है। तो साहिल, एक चीज़ जो मैं आपसे इंस्पायर हुआ, मेरे को आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा आज जब आप आए। आपने मुझे बताया कि मैंने 2 साल 3 साल पहले एक दिन सोचा कि यार मुझे ये करना है, और मैंने कर लिया। मैं आज आपके वीडियोस देख रहा हूँ, आपसे मैं मिला, इतनी सारी हमने 1 घंटे बात करी। तो मुझे ना, अगर आज आप पूछे मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, साहिल जी आप अपनी ऑडियंस को आपके जैसा बनने के लिए, वो जो सोच होती है ना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ वर्सेस बन गया, उसमें ना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। उसमें वही डिफरेंस होता है जो शायद जिस दिन आपने सोचा अगले दिन आपने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप साहिल जी की तरह यूट्यूब चैनल चालू कर, आप कुछ भी कर दीजिए, आप चालू करिए बस। क्योंकि चालू करने के बाद ना चीज़ें अपने आप आपको समझ में आना चालू हो जाएंगी ना। आप साल भर में, मैं साहिल जी के सामने बैठा हूँ, इनके वीडियोस देख के मैं आज बहुत इंस्पायर हुआ। इनको क्या 2 साल हुए हैं, अब मुझे लगता है मैं साहिल जी जैसा क्यों नहीं कर रहा। आपको 2 साल लगेंगे बस, एंड आई थिंक उसके बाद आप ही बताओगे मैसेज क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो कर लो जो भी करना चाहते हो। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू। नहीं थैंक यू क्या है, मैं कह रहा हूँ मुझे लोगों से मिलना बड़ा पसंद है। तो आपसे मिलके मेरे को क्या होता है, जिस भी आदमी से आप मिलते हो ना, उससे आप बात करो तो आपको समझ में आएगा यार क्या इंटरेस्टिंग सही चीज़ है उसके यार। उससे ना आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आज आपको पता नहीं है, मैंने अपनी टीम को मैसेज डाला है, आपने मुझे एक आज का ज्ञान दे भी दिया ऑलरेडी अराउंड कंटेंट। वो शायद अनजाने जाने में अगर मैं आपसे नहीं मिलता, मुझे तो कभी कोई देता ही नहीं वो ज्ञान। एंड हो सकता है दैट बिकम्स $1 million स्केलेबल आइडिया। आई एम नॉट सेइंग आइडिया, समथिंग दैट वी नीड टू ट्वीक अ लिटिल इन आवर एग्जीक्यूशन। तो सोचो मेरा आज पूरे दिन का, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, सबसे वेला आदमी हूँ, है ना। आज मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही वो कह रही मैं साहिल खन्ना से मिली है, एंड आई गॉट समथिंग व्हिच आई वांटेड फॉर माय कंपनी, एंड नाउ इट माइट चेंज माय कंपनीज एंटायर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। तो साहिल, थैंक्स टू यू फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू हमारे यहाँ पे आने के लिए। बहुत सारे लोगों को आपसे सीखने के लिए मिला होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।